नमस्कार। जलवायु परिवर्तन की चुनौती और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए पूरी दुनिया में परमाणु ऊर्जा को लेकर एक बार फिर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का उनका अनुभव है। तारापुर और नरौरा जैसे परमाणु संयंत्र में वे तकनीकी और संचालन से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनसे बातचीत, उनके अनुभव हमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को भी समझने में मदद करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश चंद्र ढोंडी जी। रमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने 35 वर्षों से अधिक समय तक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, तकनीकी संचालन। और मैं दूरदर्शन केंद्र देहरादून का भी आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आपका जो विचार है या जो आप इच्छा रखती हैं कि जाने दुनिया में, हमारी पब्लिक भी जाने और जनरल अवेयरनेस। देखिए, न्यूक्लियर फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसको सुनते ही लोगों में थोड़ा सा एक आश्चर्य होता है जी। क्योंकि जब मैं रिटायरमेंट के बाद कोई हमसे पूछता है कि भाई आप किस डिपार्टमेंट में थे, और कई लोग पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं डीएई में था। तो लोग सोचने लगते हैं डीएई क्या होता है सर। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता, अच्छा बीआरसी। तो बीआरसी को ज़्यादा जानते लोग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को उस तरह से नहीं जानते। सो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अंडर में बीआरसी भी आता है जी। आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आता है, ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आता है, आपका हैवी वाटर बोर्ड आता है। तो इस तरह की कई सबऑर्डिनेट संस्थाएं हैं जो डीएई के अंडर काम करती हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इनके जो सेक्रेटरी या चेयरमैन या ईसी होते हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो एक हम लोगों का जो शुरू से इस विभाग में जो एक अच्छा कहें कि जो हम लोगों की ग्रूमिंग होती है, एक कल्चर जो डेवलप होता है हर एम्प्लॉई में, जो भी उससे एसोसिएटेड होता, भले ही वो लोएस्ट पोजीशन में हो या हाईएस्ट पोजीशन में, कल्चर एक ही है सबका। तो कल्चर क्या है, हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आप सिस्टमेटिक रहें, डिसिप्लिन रहें, आपकी थिंकिंग पावर कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए कि नए नए आप क्या सोच सकते हैं, कहीं कोई चीज़ आज बनी हुई है तो इसको हम कैसे और बढ़िया कर सकते हैं जी। और ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को फ्रीडम के साथ दी जाती है। अगर वो अपना सजेशन दे देते हैं तो उसको फिर रिव्यू करके अगर इम्प्लीमेंट करने लायक है तो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने कहा कि अभी भी लोगों को बहुत विस्मय होता है किस्म से कि क्या है ये न्यूक्लियर पावर का फील्ड, मैं आपके बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में भी जानना चाहूँगी। शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और आपकी क्या शुरुआत से भी इस तरह की दिलचस्पी थी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में या नहीं? देखिए मैडम, मेरी शुरुआती शिक्षा तो गांव की स्कूल से हुई जी। 5वीं तक हमने गांव में पढ़ाई की। गांव कहाँ रहा आपका? गांव हमारा ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कोटी गांव है जी। जहाँ प्रसिद्ध नंदा देवी धाम है जी। तो जब आपने राजात यात्रा का नाम सुना होगा तो एक दिन पड़ाव हमारे गांव में रहता है जी। क्योंकि वो पुराने ज़माने से एक सिद्धपीठ के रूप में स्थापित है। और तब हमारे गांव में स्कूल नहीं थी। जब मैं पढ़ता था तो हमें कम से कम 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था और फिर शाम को वापस आना पड़ता था। बाद में जब 5वीं क्लास में हम वहाँ 4थी पास की तो 5वीं में हमारे गांव में जो है स्कूल खुल गई, प्राइमरी स्कूल। तो सब अच्छी पढ़ाई में तो मैं अच्छा था ही। तो एक दिन क्या हुआ कि 15 अगस्त का ओकेजन था और हमारे जो गांव के प्रधान, तब प्रधान ये पॉलिटिकल नहीं होते थे, गांव में ही जो होते थे, उन्होंने बोला कि आप 15 अगस्त पर जो है एक भाषण दीजिए। तो दिया हमने भाषण, तब छोटे 5वीं पास तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे प्राइज़ में 4 आने दिए थे। ये मेरा पहला प्राइज़ था ज़िंदगी का। क्या बात है। तो ये इनकरेजमेंट चलता रहा। फिर लकीली एक और अच्छा रहा, मेरे पिताजी भी अच्छे
ज्योतिषी थे, तो उन्होंने अपने भाइयों को अच्छी शिक्षा की तरफ भेजा। तो उनमें से एक चाचा मेरे इंटरमीडिएट के लिए कर्णप्रयाग आ गए इंटरमीडिएट करने के लिए। वो भी पढ़ने में बड़े अच्छे थे, कॉलेज में आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा। फर्स्ट आते थे। हाँ। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको गाइड किया कि तुम इंजीनियरिंग करो। अच्छा। बिकॉज उन्हें आइडिया कहाँ था इंजीनियरिंग क्या होता, और मुझे खुद नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने उनको बोला कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए इलाहाबाद चले जाओ। तो इलाहाबाद में फर्स्ट बैच जो इंजीनियरिंग का था वो मेरे चाचा जी थे। तो मुझे वहाँ से गाइडेंस मिलती रही कि तो भाई आपको आपके चाचा जी से एक तरह से मार्गदर्शन मिला। हाँ। और मैं भी 8वीं तक तो कर्णप्रयाग पढ़ा, उसके बाद उनके साथ चला गया। फिर मैंने हायर सेकेंडरी जो भी है, तो मेरा भाग्य अच्छा रहा। पढ़ने में तो मैं था ही, मेरे चाचा जी का कांस्टेंट वो था ही। तो वो मुझे बोलते थे, यार तुम्हें अंग्रेजी अगर पढ़नी है, सीखनी है, बोलनी है, तो तुम रोज़ ये मिरर के सामने ये न्यूज़पेपर को पढ़ो। अच्छा। पढ़ो और 10 बार पढ़ो और फिर शाम को मुझे सुनाना कि क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो इस तरह का उनका छोटा छोटा वो रहता था। फिर उसमें मेरा पढ़ाई में फिर मैं अच्छा ही करता गया। मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई। अच्छा। तो इंजीनियरिंग मेरी जब हुई तो मुझे आराम से 110 रुपये मिल जाते थे महीने के, और 95-96 रुपये कुल हमारे खर्च आते थे, खाना पीना हर चीज़। तो ये एक बड़ा इनकरेजिंग वो था। हाँ। इसके बाद हमने मैडम हम जब इंजीनियरिंग हो गई, फिर नौकरी के लिए हमें कई जगह अप्लाई करना पड़ता था। तब रिज़ल्ट भी नहीं निकला था। किसी ने बोला मुझे, मैं करा गया था, किसी ने बोला यार तुम्हारा टेल्को में वो आ रखा है, मतलब इंटरव्यू के लिए लेटर आया। मैंने कहा मैंने अप्लाई तो किया नहीं था। बोला नहीं, उन्होंने कॉलेज के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको ले लिया डायरेक्ट जी। तो मैं चल पड़ा, मैं तो रिजल्ट लेने के वहाँ गया था। बोल चलो इंटरव्यू के लिए। मैं कहा मेरे पास कोई ना पेपर है, कैसे जाऊँ, सब हो जाएगा, चले। तो गए मैडम, वहाँ सचमुच जो मतलब टेल्को का जो रेपुटेशन मुझे लगा ना, हाँ। सिस्टम हर जगह काम आते हैं और अप्रिशिएट होते हैं, और उसी को आप ज़िंदगी भर अपने फोकस में भी रखते हैं कि आप वैसे चलें। तो खैर इंटरव्यू हुआ। जब वो TA की बात आई तो टिकट तो थे नहीं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये फॉर्म भर दो तो पैसे मिल जाएंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद तो फिर कई जगह अप्लाई किए, तो फाइनली मैं BRC में एज ए ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर 1977 में ज्वाइन कर लिया जी। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, इसकी बहुत मान्यता है और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया। जी हाँ जी। ये इसलिए हाईली माना जाता है कि बेसिकली एक साइंटिफिक कम्युनिटी का सेंटर है जी। इसमें खाली ये मत समझिए कि हम न्यूक्लियर को ही डील कर रहे हैं, हम हर चीज़ को डील करते हैं वहाँ पे। आपका चाहे मेडिकल का है, चाहे आपका एग्रीकल्चर का है, अच्छा, चाहे आपका मेटलर्जी मटेरियल डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में भी हम बहुत वो काफ़ी एडवांस्ड हैं। हमारी BRC की जो रिसर्च है, जितने भी हमारे ये मसाले हैं या कुछ जो चीज़ें जल्दी ख़राब होती है ना, उनको इरेडिएशन की प्रोसेस करके उनकी लाइफ बढ़ा देते हैं जी। तो ये हार्मलेस है, प्रूवन है, और BRC ने ये चीज़ें अब आउटसोर्स कर दी हैं और उनको बोला भाई आपको लाइसेंस देते हैं ये। अब आपने दूसरा सुना होगा कि जितने भी एक्सरे यूनिट्स होती हैं या आपकी कैंसर थेरेपी के लिए कोबाल्ट-60 सोर्स, ये सब ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं BRC के परव्यू में रहता है। और लाइसेंसिंग जहाँ तक एक्सरे यूनिट या ये अल्ट्रासाउंड या जो होते हैं, जहाँ भी रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं, वो सारी लाइसेंसिंग ERB के थ्रू होती है। ERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, ये सुप्रीम सेफ्टी बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जी। तो इसके ही परव्यू में, इसकी डायरेक्शन में अगर ओके हो गया तभी आप कोई प्रपोजल या कुछ भी करते हैं जी। तो BRC का मैंने जैसे बताया था, ये भी बताया कि ये तो प्रोडक्ट्स हो गए,
प्लस आपके डीएई के अंडर ही मैंने जैसे आपको बताया होगा, जी। जैसे एनपीसीआईएल हो गया, हैवी वाटर बोर्ड हो गया, आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर पावर के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। हैवी वाटर ज़रूरी है, हाँ। आपका फ्यूल बंडल ज़रूरी है, हाँ। फिर आपका टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। तो इस तरह से सारी चीज़ें BRDA ने अलग अलग कर रखी है। और सारे देश में अगर आप मैप देखें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का, तो आप पाएंगे वर्चुअली कहीं कोई चीज़ छूटी नहीं है कि जहाँ DAE का अस्तित्व न हो। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जी बिल्कुल। तो जब आपने BRC से ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद जब पहली आपकी नौकरी की शुरुआत हुई, करियर की शुरुआत हुई, क्योंकि हर किसी के जीवन में बड़ा ख़ास ये पड़ाव होता है कि जब वो पहली बार नौकरी शुरू करते हैं और पहली बार कहें तो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होते हैं, तो पहली ज्वाइनिंग के बारे में बताएं। नहीं, लकीली मैडम जब हम ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर भी थे BRC में, तो तब भी हमें स्टाइपेंड मिलता था। हम एक बड़े 14 मंजिल 16 मंजिल के हॉस्टल में रहा करते थे। बड़ा आराम था, बसें आती थी, जाते थे, एज ए कॉलेज लाइफ रहती थी। लेकिन वहाँ पर क्या था कि हर मंडे को एग्ज़ाम लिखना पड़ता था। अच्छा। एवरी मंडे, एंड दैट विल बी योर मार्क्स विल बी क्यूमुलेटिवली एडेड। जब आप फाइनल कर लेते हैं, फिर जिस दिन आपका प्लेसमेंट होता है, फिर आपकी वो रैंक देखी जाती है। फिर पूछा जाता है कि भाई जिसकी रैंक फर्स्ट होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। अच्छा। आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, आप ये है ये। तो वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि कौन किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में या किस तरह के पोजीशन में काम करेंगे, किस पोजीशन में जाएगा। उस मीटिंग में हर यूनिट का जो हेड होता है वो वहाँ रहता है। अच्छा। तो वो कैंडिडेट को देख करके भी अगर अच्छा लगा तो अरे यू ज्वाइन दिस प्लेस, लाइक दैट हैपेंस। जी। तो आपको कौन सी जगह मिली? मुझे मिलने को तो मुझे BRC में ही रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीज़न मिल रहा था। अच्छा। लेकिन तब ऐसा था मैडम, बॉम्बे में एकोमोडेशन यूज्ड टू बी ए बिग इशू, और हम नए नए थे तो हमें तो पता भी नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। फिर फैमिली मैरिज भी हो गई थी। सो हमने ये देखा कि जितने भी पावर स्टेशन है वहाँ पर फैमिली एकोमोडेशन ना भी मिले तो दूसरा तो मिल जाता है। तो मैंने नियरेस्ट बॉम्बे से तारापुर था, तो आई प्रेफर्ड तारापुर में ज्वाइन की मैंने 78 में। और कुछ दिन हॉस्टल में रहे, फैमिली भी आ गई, हॉस्टल में रहे 1 आध महीना। उसके बाद हमें एक एकोमोडेशन मिल गया। कभी आपने कल्पना की थी कि जो चमोली के गांव का एक बच्चा, एक लड़का जो प्राइमरी स्कूल और जिस तरह से इतनी दूर पैदल जाया करता था, वो एक दिन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में पहुंचेगा, ये आपकी कल्पना से कितना मेल खाता था? देखिए, ये तो सोचा नहीं था जी। सच बताऊं तो मैं इंजीनियरिंग पास करने के बाद जब इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे मुझे एक लेक्चरशिप की लेटर आई थी और मैं गया। तो वहाँ उन्होंने मुझे, जो प्रोफेसर जगदीश लाल हुआ करते थे तब चेयरमैन दिल्ली IIT के, वो चेयरमैन थे यहाँ इंटरव्यू में। पता नहीं उन्होंने मुझे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, और जितना मुझे आता था फिशन क्या है, फ्यूज़न क्या है, थोड़ा पढ़ा तो था, तैयारियाँ तो रहती ही हैं। उससे पहले मैं IES में भी हो गया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा। जैसे IAS होता है, ऐसे इंजीनियर्स के लिए IES होता है, जिसके थ्रू आप रेलवे में या जितने भी गवर्नमेंट, CPWD हो गया, PNT हो गया, लाइक दैट इन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। तो खैर उसमें मैं PNT मिल रहा था तो आई हैड नो इंटरेस्ट, एवरीबॉडी वांटेड टू गो इन रेलवे, तो वो था। फिर लकीली मुझे BRC का कॉल आ गया और ज़िंदगी जो है, जो उस क्वेश्चंस में थे वो उस तरफ चली गई। तो भाग्य नहीं जानता कि आप किस दिशा में जाओगे, और जनरली अगर कोई सोचे कि मैं यही करूँगा, वो भी तो मतलब भाग्य ने आपका चुनाव कर लिया था कि इस युवा को हमें एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में लेकर जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप तारापुर और नरौरा जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम किया है आपने, और बहुत महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स हैं ये। यहाँ पर किस किस तरह की भूमिकाओं में रहे, क्या जिम्मेदारियाँ निभाई, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, जब मैं तारापुर मेरी शुरू की ज्वाइनिंग थी
तारापुर का रिएक्टर थोड़ा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहलाता है जी। इसमें इनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ होता है और लाइट वाटर डिमिनरलाइज्ड वाटर एज ए कूलेंट एंड फॉर स्टीम मेकिंग होता है। इसकी टेक्नोलॉजी ये पहले जब डॉक्टर होमी भाभा ने डीएई में ये एटॉमिक एनर्जी का ढांचा तैयार किया तो उन्होंने उस समय ये सोचा कि एक हम लाइट वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी लेते हैं और एक हैवी वाटर रिएक्टर की लेंगे। तो लाइट वाटर के लिए तारापुर चुना गया था और वो अमेरिका जी इलेक्ट्रिकल की तरफ से वो किया गया था। और यहाँ पे राजस्थान रैप्स रावत भाटा करके एक जगह है, वहाँ पर जो है कैनेडियन टेक्नोलॉजी जो PHWR, आज जो आप नाम सुनते होंगे ना, ज़्यादातर रिएक्टर हमारे PHWR हैं। अच्छा। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, ठीक है। वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज हैवी वाटर, तो दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग है। तो 14 साल मैंने जब तारापुर में काम किया, जैसे मैं शुरू में बताया कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लेकिन आपको हार्ड वर्क करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। वहाँ भी एक कहानी अच्छी हुई, जब हमने ज्वाइनिंग कर दी फिर सेक्शन का अलॉटमेंट होता है तो मैंने जब BRC में बोला था मैं मैकेनिकल लूँगा, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ऑपरेशन में आ जाओ जी। तो हम चले गए ऑपरेशन तो आप में। मतलब ऑपरेशनल पार्ट में पावर प्लांट्स में आप काम करते रहे। बिल्कुल जी। और आप बहुत सारी जो एसोसिएशन है, जैसे एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स पीयर रिव्यू में के भी सदस्य रहे हैं, तो ये एसोसिएशन क्या करती है, आपका क्या काम रहता था और किस तरह से ये पीयर रिव्यू होता था? देखिए, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स आज की तारीख में 181 कंट्रीज़ का एसोसिएशन है। 181 देशों का। जी, देशों का। तो जहाँ भी न्यूक्लियर है वो इससे एसोसिएट हो जाते हैं। इसमें ये है कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो शेयर करते हैं। कहीं कोई ट्रिप हुआ तो उसका रीज़न क्या मिला, रूट कॉज एनालिसिस करनी पड़ती है। तो तब जा कर के आप कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, एक फ़िलासफ़ी होती है न्यूक्लियर एनर्जी में। एंड सबसे बड़ा जो पब्लिक की सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। हमेशा हर चीज़, चाहे आप साइट सिलेक्शन से लेकर के आपका रिएक्टर डिज़ाइन से लेके रिएक्टर कमिश्निंग तक, कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग, ऑपरेशन एंड फिर डीकमिश्निंग, जब रिएक्टर की ज़िंदगी पूरी हो जाती है जी। हालांकि आजकल तो हम उस पर मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, ये ERB की गाइडेंस में उसी को हम और आगे करते रहते हैं, मॉडिफिकेशन कर दे कुछ कंपोनेंट। तो एसोसिएशन इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं जी। और मेरा ये रोल रहता था कि जब भी इंटरनेशनल पीयर रिव्यूज़ होते थे तो वेरियस कंट्रीज से एक्सपर्ट आते थे। कोई ऑपरेशन का एक्सपर्ट है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई किसी फ्यूल का है। तो ये सब को कोऑर्डिनेट करके एंड देन उनके साथ ऐसी टीम स्टेशन की भी बनती है। जो वो टीम है जी, पहले वो टीम के साथ एक कोऑर्डिनेटर लगा देंगे, फिर शाम को मैनेजमेंट के साथ अलग सी मीटिंग होती है और जितने रिजॉल्वेबल जो चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनको ओवरनाइट रिजॉल्व, जैसे छोटे इश्यूज होंगे उनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि वो पॉइंट पीयर रिव्यूअर्स को नेक्स्ट डे क्लियर हो जाए। हाँ। तो एक पॉजिटिव सिग्नल भी जाता है पीयर रिव्यूअर्स के दिमाग में कि भाई इन्होंने वेरी पॉजिटिव टीम इज देयर एंड दे आर वर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से हम जब बात करते हैं और आप भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, या किस तरह से जो जागरूकता की बात होती है, आप क्या पाते हैं? क्योंकि अभी हम परमाणु ऊर्जा को लेकर बहुत संशय और सवालों के साथ देखते हैं, क्योंकि इसका जो कचरा निस्तारण है, जो भविष्य की बात है, भविष्य का प्रश्न है, अभी ये भी प्रश्न के तौर पर ही हमारे सामने है। तो पब्लिक अवेयरनेस कितनी है और कितनी होनी चाहिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पब्लिक अवेयरनेस शुरुआती दिनों में तो इस तरह के इश्यूज आते नहीं थे, बिकॉज पब्लिक जानती नहीं थी कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या या रिएक्टर क्या होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हमने एक ढांचा बना दिया है कि हम जहाँ भी हम न्यूक्लियर प्लांट की साइट सिलेक्शन करेंगे उसके आसपास के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के तब आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि उनका सपोर्ट हर इशू में चाहिए होता है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती है, उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक रेगरस हम लोगों की हर स्टेशन पे या हेड क्वार्टर में एक पब्लिक अवेयरनेस कमेटी होती है। अच्छा। उसका भी मैं चेयरमैन रहा हूँ काफ़ी सालों तक। हाँ। तो हमने सबसे पहला तो एक काम किया कि हमने अपने ही जहाँ मैं था वहाँ हमने एक स्टेशन ट्रेनिंग सेंटर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया। उसमें ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाज पुट। और फिर जब भी हम मेले होते थे, जैसे कभी डिस्ट्रिक्ट में हो गए, कभी ब्लॉक में हो गए, तो वो पैनल्स को ले जाते थे और वहाँ के डीएम वगैरह को आकर के उनसे इनॉग्रेट करा करके तो पब्लिक आती थी। हाँ। और उसके लिए हमने कई ब्राउचर्स वगैरह भी बनाए रहते हैं ताकि पीपल कैन रीड ऑल्सो, और उनको एक्सप्लेन करते थे। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी पब्लिक में रहती थी। अब आज स्थिति ऐसी नहीं है। हमने जब ये हरियाणा में अभी पावर स्टेशन का काम चल रहा है तो वहाँ के किसानों को बुलाया हमारे नरोरा में, और मैंने भी लेक्चर दिया उनको कि ये है। तो उनके क्वेश्चंस बड़े सिंपल से थे एंड दे वर सेटिस्फाइड। वहाँ आराम से काम हो रहा है। तो अब एक पब्लिक हियरिंग करके एक होता है जहाँ पे हम साइट सेलेक्ट करते हैं, तो पब्लिक की हियरिंग जनरल पर हियरिंग कर देते हैं, और उसमें जनरली लोगों के कंपेंसेशन रिलेटेड, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इस तरह की बातें ज़्यादा आती हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जिस तरह से आपने काम किया, तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा समय आपने बिताया, टेक्नोलॉजी के लेवल पे किस तरह का बदलाव, आप लोगों ने किस तरह से काम किया? और हाल ही में देखा जाए तो एक उपलब्धि भी रही है जो थोरियम के ज़रिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। देखिए मैडम, मैंने शुरुआत में जो बोला था कि हमारी टेक्नोलॉजी लर्निंग की बिल्कुल शुरुआत में थी तारापुर एंड रावतपाटा। उसके बाद हमने अब ये देखा कि हमें सेल्फ सस्टेन जो पॉलिसी डीएई की रही है कि हम अपने आप इंडिजिनस एफर्ट से ही अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। हाँ। इसलिए हमने वाइड रेंजिंग जैसे हैवी वाटर प्लांट बना दिए बहुत, तो कई बार हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। यूरेनियम फैब्रिकेशन, यूरेनियम माइंस, फ्यूल बंडल मेकिंग, इनका भी एक्सपेंसर एएमडी एटॉमिक मिनरल्स डिवीज़न एक है, रेयर अर्थ डिवीज़न ये है। तो ये सब इनको, जैसे रेयर अर्थ में स्पेशल मटेरियल होते हैं जैसे जी, अब इनकी बहुत बातचीत होने लगी है, बिल्कुल रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है जी। तो उस दिशा में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। अब उस समय देखिए हार्डली कितना हमारा जनरेशन था, बहुत कम था। आज हम 8780 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं जी, है ना। और अब जो आपने बात करी कि अब हम थोरियम की तरफ जा रहे हैं, तो थोरियम हमारे केरला में बहुत बड़ा रिजर्व है जी, लगभग 350 लाख टन का। तो उसको यूज़ करने के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, वो हम पहले तो टेस्ट रिएक्टर 40 मेगावाट थर्मल के स्मॉल थे वहाँ कालपाकम में ही, लेकिन हम उससे हम पावर नहीं जनरेट कर सकते थे। तो अब हमने इसको 500 मेगावाट वाला जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसकी टेक्नोलॉजी में जो है यूरेनियम डाइऑक्साइड जो नेचुरल यूरेनियम हो गया, और आपका प्लूटोनियम जो PHWR रिएक्टर से निकला, ये फ्यूल बनता है। तो ये फास्ट रिएक्टर कहलाते हैं। फास्ट का मतलब है जहाँ फास्ट न्यूट्रॉन से फिशन होता है जी। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब इसमें जब ये थोरियम कोई बम्बार्ड होगा न्यूट्रॉन से, तो वो आपका यूरेनियम 233 बनाएगा और आपका प्लूटोनियम 239 भी बनाएगा। तो U233 हमको अल्टीमेटली मिलने लगेगा, फिर U230 वाली साइकिल वो चलती। तो इसका ये रिएक्टर की खासियत ये है, ये
कम खा करके ज़्यादा देता है, ये बिल्कुल। वाली बात है। और मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई सुन रहा होगा तो उसे अपने बचपन की किताबें याद आ रही होंगी, वो यूरेनियम, थोरियम, बोरॉन और इस तरह के जो केमिकल्स और किस तरह से ये काम करते हैं। बड़ी चमत्कारिक ये दुनिया है इन केमिकल्स की भी एक तरह से देखा जाए तो। और अब जब आप इतनी हाई एनर्जी जॉब से आप बाहर निकले तो रिटायरमेंट की लाइफ में जब आप आए तब आप किस तरह से आपने भविष्य की योजना बनाई? अभी आप क्या कुछ करते हैं, किस तरह से खुद को इंगेज रखते हैं? देखिए, एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में रही है, जब मैं तारापुर में भी था तो जब सब काम स्मूथ चल रहे हैं तो मुझे ज़्यादा इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं लेखन लिखता था जी। टेक्निकल लेख, कविताएं। हाँ। मेरे पास इतनी मोटी मेरी जेरोक्स कॉपीज हैं, वो चल रहा है अभी भी। जब वो होता है तो एक लिख देता हूँ। अच्छा। दूसरा, मैंने सोशल कॉजेस, हाँ। जैसे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हमने वो देखा है माहौल कि अब नॉर्मलिटी कहीं भी टॉलरेट नहीं होगी, तो मैंने सोचा हमारी कॉलोनी में यार इतनी चीज़ें हैं, तो मैं इंडिपेंडेंटली अथॉरिटीज़ को मीट करके काम करवाता रहा। अच्छा। तो कॉलोनी वाले बड़े इम्प्रेस हो गए, यार जो सर आपको हम प्रेसिडेंट बनाते हैं। अरे मैंने कहा यार इतने लोग हैं, मैं कहाँ प्रेसिडेंट नहीं आप बनिए। तो चलिए बन गया। तो अभी अच्छे काम हो रहे हैं, कॉलोनी में भी काफ़ी डेवलप कर दिया तो मतलब हमने। जो आपकी का कल्चर डेवलप हुआ है, आप उस तरह से काम कर रहे हैं जहाँ पर भी आपको लगता है बदलाव की ज़रूरत है तो वहाँ आप अपनी बात रखते हैं। और कार्यक्रम के आखिर में बिल्कुल संक्षेप में आप हमारे युवा दर्शकों को खास तौर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज के युवा की बात है, जो ज़िंदगी में चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक लगन के साथ जी। अपनी लगन को छोड़िए नहीं। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। भले ही आप चकाचौंध की दुनिया में इधर उधर फिरते रहेंगे, लेकिन अगर आप लगन के साथ काम करेंगे, आप ज़िंदगी में सफल भी होंगे, खुश भी रहेंगे और समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। लगन के साथ ही जीवन को जिया जाए। आप कार्यक्रम में आए, आपने अपने इतने अनुभव हमारे साथ साझा के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मैडम। तो रमेश चंद ढ्योंडी जी बता रहे थे, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र की बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने हमें दी, क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी क्षेत्र में गुजरा है, इसी एनर्जी के साथ गुजरा है। और अब वो अभी भी अपने आसपास बदलाव लेकर आ रहे हैं और युवाओं को मेहनत और लगन के साथ जीवन में आगे बढ़ने की और खुश रहने की का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।